नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम भारतीय अवाम ताकत दल की ओर से और मेरे भी ओर से दीपावली की ओर से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम को ढेर सारी बधाइयाँ। ये दीपावली का जो अवसर है या दीप का जो प्रकाश है, लोगों में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम मोहब्बत की जो कमी हो गई है या उसका स्थान जो नफरत ने ले लिया है, ऐसे अंधकार को खत्म करके उनमें एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, प्रेम, आदर और अपने मुल्क के प्रति प्रेम और उसके प्रति मोहब्बत और सम्मान का ये प्रकाश जो है वो प्रज्वलित हो। उनके विचारों में ऐसी भी कामना भारतीय अवाम ताकत दल की और मेरी है। वैसे तो ये अवसर वो है कि जिस दिन प्रभु राम लंका पर विजय प्राप्त के बाद जिस दिन अयोध्या वापस हुए थे, ये उसी दिन का शुभ अवसर है। तो जिस भी रूप में लिया जाए, ये हमेशा जो है वो स्वागत योग्य है। जैसा कि बताया गया है कि हमारे भारतीय भाई बहनों के कुछ तबके में जो दूसरे भारतीय भाई बहनों के प्रति जो मोहब्बत होनी चाहिए वो उसमें कमी है और कहीं कहीं वो नफरत का स्थान उसने ले लिया है। तो उस अंधकार को भी दूर करने की आवश्यकता है और भारतीय अवाम ताकत दल ये शुभकामना के साथ आशा भी करता है कि वो अंधकार दूर होगा और अपने सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित आकर्षण होगा, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत होगी, अखलाक मोहब्बत होगी, सम्मान होगा, सब कुछ होगा। ये भारतीय अवाम ताकत दल की शुभकामना भी है, आशा भी है। आइए, और इतना तो आप जानते हैं कि सिर्फ शुभकामना आशा करने से और हाथ पर हाथ रख करके सिर्फ हम आशा करें, शुभकामना करें, इसी से बात नहीं बनती है, कुछ करना भी पड़ता है। तो कुछ नमूना आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर भारतीय अवाम ताकत दल ये महसूस कर रहा है और करवा भी रहा है
कि हमारे देश में जो आपसी जो मोहब्बत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उसके स्थान पर एक नफरत, और हम नहीं कहते सब में, लेकिन कुछ तबकों में तो है ना, एक नफरत का जो माहौल है, और ये एक चिंता का विषय है। और इसको दूर करने की का प्रयास होना चाहिए। अब ये कहना नहीं होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है इस पर चिंता भी व्यक्त नहीं करती है, इस पर चर्चा भी नहीं करती है। भारतीय जनता दल ये भी नहीं कर रहा कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। नहीं, इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी तो सिर्फ इसकी शुरुआत करती है, नफरत की शुरुआत करती है, लेकिन इसमें जो भागीदार जो होते हैं, जो और पार्टियों के जो और भी तत्व होते हैं, जीएनपीसी के जो तत्व होते हैं, समाजवादियों के जो तत्व होते हैं, कम्युनिस्टों के जो तत्व होते हैं, आरजेडी के जो तत्व होते हैं, वो इस नफरत की आग में जो है घी डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। तो नफरत एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग कहते हैं कि जब से 2008 से 2014 से शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। नफरत का माहौल जब से जीएनपीसी रही है, उसने नफरत का ही बीज बोया है। और हमेशा इस तरह से दिखाया है, अपने को दिखाने की कोशिश की है कि वह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का पक्ष लेती है, उसकी हितैषी बनने की कोशिश करती है, इस तरह वो से दिखाने का। और यह भी एक बहुत बड़ी नफरत का ये स्रोत वो बन जाता है। और खास करके जब कि उसके प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। उसके संबंध में कोई एक प्रवक्ता था, साजिद रशीदी, तो वो कह रहा था कि ये उनका कहना ठीक था, इसलिए कि जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, लेकिन साजिद रशीदी जैसे लोग, समाज विरोधी कहा जाएगा, ऐसे लोग क्यों भूल जाते हैं कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो दुर्दशा, जो वास्तविक माने बदहाली या जो माली हालत जिसे कहते हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की जो दिखाई गई है, वह उसी जीएनपीसी के ही कार्यकाल में हुआ है, जिसके समर्थन में वो साजिद रशीदी बोल रहा था कि मनमोहन सिंह का कहना ये जायज है। उसी जीएनपीसी के ही कार्यकाल में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की वो दुर्दशा हुई है, जिससे इसने थोक इन ब्लॉक वोट बैंक की तरह जो है वो उनसे समर्थन लिया। उसकी दुर्दशा करने वाला यही है। और तो जहां एक और मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक जो है यह मुसलमानों का है, साजिद रशीदी को नहीं भूलना चाहिए और सबको जानना चाहिए कि उन्हीं की पार्टी का एक नेता यह भी कहता है कि यदि मुसलमान गटर में रहें तो उसी में पड़े रहें, गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। तो साजिद रशीदी जैसे लोग ये भी जाने जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो उसी जीएनपीसी या कांग्रेस को बचाने का काम करते हैं, उनको यह भी जानना चाहिए। और उसी जीएनपीसी से, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी से
ऐसे भी एक कदार नेता हैं जो कहते हैं और सरेआम कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ मुसलमानों के खून से रंगा है। तो ये यथार्थ जो है साजिद रशीदी जैसे लोगों को जानना चाहिए। सवाल इस बात का है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लार्जर है। जिस नेता ने कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं, ये उसने अधूरी बात कही है। क्यों अधूरी बात कही है? कि उसकी नजर में अब भी इस देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन मुसलमान नजर आते हैं। ये सबसे बड़ा संवैधानिक अपराध है, सामाजिक अपराध है कि अभी भी उनको हम जो है मुसलमान के रूप में देख रहे हैं। संविधान कह रहा है कि नहीं भाई, उनको मुसलमान के रूप में मत देखो। ये बार बार कहा जा रहा है। वो हमारे भारतीय नागरिक हैं, वो हमारे भारतीय हैं। इस नजरिए से देखना होगा, तभी ये देश एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो पाएगा। और रही बात जो गटर वाली बात है, तो गटर में ढकेलने का काम भी इसी जेएनपीसी ने किया है। जेएनपीसी के कार्यकाल में जेएनपीसी वाले बताएं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बस्तियों में कोई जाए, गंदगी में तमाम जो इस तरह से मक्खियां और कीड़े मकोड़े बीमारी फैलाने वाले, वो उसका स्वागत करेंगे। यह भी जेएनपीसी के 70 साल के वो कारनामों का नमूना है कि जिस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से वो थोक का थोक इन ब्लॉक जो है वो वोटिंग लेते रहे, वो भी डरवा करके कि हमको वोट दो, नहीं तो ये बीजेपी और आरएसएस वाले जो है तुमको यहां से भगा देंगे और इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कई तरह की बात। और जेएनपीसी की इस डराने में सिर्फ जेएनपीसी ही नहीं, जेएनपीसी के जो चमचे किस्म के मुल्ला मौलवी धर्मगुरु जो करते हैं या उसके ठेकेदार, उन लोगों ने मैंने इसको और बढ़ाया कि हाँ, ये बीजेपी और आरएसएस वाले जो है इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे और हमको यहां से भगा देंगे। इस डर और माहौल का इतना बुरा असर हुआ कि इसी देश में लोकतंत्र के नाम पर, चुनाव के नाम पर, उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में सिर्फ इस तरह की मानसिकता बिल्कुल वो घर कर गई, बिल्कुल उनके दिमाग में बैठ गई कि इस बीजेपी को हराना है और कोई एजेंडा नहीं है। जो इस बीजेपी को हरा दे, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसके साथ हो जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में तो होड़ लगती थी समाजवादियों में, कांग्रेसियों में, बहुजन समाज पार्टियों में कि मैं बीजेपी को हराऊंगा, मेरे साथ आओ। इस तरह का लोकतंत्र जो है वो चलता रहा। तो साजिद रशीदी जैसे लोग समझे कि इस लोकतंत्र को, समाज को किस तरह से जेएनपीसी ने रखा। कल के एपिसोड पर कुछ कट्टरवादी तत्व बीजेपी के कह रहे थे कि आज के दिन तो बख्श देते, और सवाल इस बात का है कि दीपावली हो चाहे ईद हो, ये खुशी का अवसर है, लेकिन इस खुशी को बर्बाद करने वाले तत्वों को जब संरक्षण मिलता है तो वही दीपावली उन लोगों के लिए जो कि इसके शिकार बनते हैं, उनकी दुनिया में अंधकार होता है।
तो इसलिए उसके अंधकार को दूर करने की भी चिंता होनी चाहिए। तब ये दीपावली के रूप में दिखेगी, ईद वो ईद के रूप में दिख पाएगी या दिखेगी। तो जो कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि कांग्रेस का हाथ मुसलमानों के खून से रंगा है, उन जनाब ने ये नहीं कबूला कि कांग्रेस का हाथ हमारे लाखों भारतीय भाई बहनों के खून से रंगा है। ये उनको कबूलना चाहिए। वो सिर्फ बोल रहे थे कि मुसलमानों के खून से रंगा है। सन 47 में जो इस कांग्रेस के द्वारा विभाजन के चलते जो 25 से 30 लाख लोगों का जो खून बहा, उसके पीछे भी यही कांग्रेस थी, जो सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए देश को बांटा गया। और उस देश विभाजन का दुष्परिणाम रहा कि 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की जान गई। लेकिन उसमें भी इसी तरह के साजिद रशीदी जैसे लोग ही, और साजिद रशीदी अकेले नहीं है। यदि एक और साजिद रशीदी है तो दूसरी ओर सुधांशु त्रिवेदी बैठा है, जो कि 25 से 30 लाख लोग जो मरे तो साजिद रशीदी जैसे लोग उसमें खोजेंगे कि इतने मुसलमान मरे। ये सुधांशु त्रिवेदी खोजेगा कि इतने हिंदू मरे। भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि हमारे 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों का खून बहा। तो जिसने बोला है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं, उसने मतलब कि जिसे बोलता है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी बहुत बड़े यानी हिमशैल, जैसे समुद्र में बर्फ के पहाड़ जो है वो उतरते रहते हैं। एक छोटा सा उसका मस्तूल जो है, टिप जो है वो ऊपर दिखाई देता है। तो इसने इस कांग्रेस ने इतने नरसंहार करवाए हैं, उसका एक मस्तूल भी नहीं वो कबूल रहा था। वो कांग्रेसी नेता जब ये कह रहा था कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं, उससे अपेक्षा थी कि कम से कम ये कबूले कि कांग्रेस के हाथ हमारे लाखों भारतीय भाई बहनों के खून से रंगे हैं। तो कोई ऐसा मौका इन समूह ने नहीं छोड़ा है कि जब किसी न किसी बहाने हमारे भारतीय भाई बहनों का खून बहाया हो। नेहरू को सत्ता दिलानी हुई तो देश बांट करके अपने देश के लोगों को मरवाया, 25 से 30 लाख लोगों को। देश ने ये देखा होगा कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बहाने हमारे 6000 सिख भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल किया। लेकिन देश को यह भी जानना चाहिए कि जब 30 जनवरी 1948 को इस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हुई, इन्हीं कांग्रेसियों ने हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले, खास करके महाराष्ट्र के हजारों ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का कत्लेआम किया। इन्हीं कांग्रेसियों ने उस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या पर। यानी मैंने खोज करके, क्योंकि दिखाने के लिए कि नाथूराम गोडसे ब्राह्मण था, तो अब चूंकि इनको तो मारकाट करनी रहती है, बहाना चाहिए इनको। तो नाथूराम गोडसे ब्राह्मण था, इसलिए जो है हजारों
ब्राह्मण कहे जाने वाले वो भारतीय भाई बहनों की इन कांग्रेसियों ने उस अवसर पर हत्या की। तो वो जो कांग्रेसी नेता था वो कहा कि कांग्रेस का हाथ मुसलमानों के खून से रंगे है। वो इस कांग्रेस का जो बड़ा पाप है वो छुपा गया। और इस कांग्रेस को इस जेएनपीसी को क्या कहा जाए, जो कि अभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मुसलमान बोल रहा है। कम से कम इस भावना से बोलता है क्योंकि हमारे वो भारतीय भाई बहन हैं वो, और उनकी हत्या भारतीय भाई बहनों की हत्या है। तो इतने विखंडनकारी भी सोच के सब हैं जेएनपीसी वाले। और संविधान के संविधान के हर प्रावधान का उल्लंघन करने वाले, उसका अनादर करने वाले, उसके मुंह से आज जो निकलता है कि संविधान की हत्या हो रही है, वो वही हालत है कि जैसे गांव गिराज में कोई डाकू चोर हो, चोरी करता हो, डकैती डालता हो, अत्याचार करता हो, और उसके मुंह से जो है वो किसी और पर आरोप लगाए चोरी का, डकैती का, तो वही हालत है। तो इस संबंध में बताना जरूरी है कि ये इस कांग्रेस ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जबकि हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या इससे न करवाई हो। वो आज़ादी के नाम पर देश को बांट करके 25 से 30 लाख लोगों को मरवाना, उनके जो है हमारे भारतीय भाई बहनों का खून बहाना। जब ये मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या होती है तो उनके बहाने जो है हमारे हजारों ब्राह्मण कहे जाने वाले, महाराष्ट्र के ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की हत्या इन्हीं कांग्रेसियों ने करवाई। और इंदिरा गांधी जब मरी, जब उसको गोली लगी, उसके बहाने जो है हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया। तो ये लेकिन उस कांग्रेस की रक्षा करने वाले ये बीजेपी वाले हैं। इतने हत्यारणी जो है कि कांग्रेस को बचाने वाले ये मोदी जी हैं। ये मोदी जी, जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक कांग्रेस का दौर नेता था, वो कह रहा था कि अरे भाई मोदी जी की 1000 वर्ष की उम्र हो और दीर्घायु हो, कम से कम इनके रहते तो हमको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं कि यदि हमारी खुद की सत्ता होती तो भी हमको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती। सारी सुविधाएं इस जेएनपीसी के सारे उद्योग चल रहे हैं। 6000 वो क्लस्टर बसें जो है इसी सोनिया गांधी की इसी दिल्ली में चल रही है, गद्दार केजरीवाल के संरक्षण में और मोदी जी की जानकारी में। आखिर ये जो राहुल गांधी है, गुलशरे उड़ाने के लिए साल के 9-10 महीने जो बाहर चला जाता है घूमने के लिए, कहाँ से पैसे आते हैं? निश्चित रूप से जो सारे इस तरह के फार्म हाउस से उद्योग जो है ये मोदी जी के संरक्षण में। लोगों को मैंने कुछ अजीब लगता है। इन राहुल गांधी ने और ये प्रियंका गांधी ने और उसका प्रियंका गांधी का जो पति है रॉबर्ट वाड्रा, इन तीनों ने मिलकर के हरियाणा के किसान भारतीय भाई बहनों का और राजस्थान के किसान भारतीय भाई बहनों की मैंने हजारों एकड़ जमीन जो है वो हड़प लिया। और इनको 8 साल तक हो गए मोदी महोदय को उन किसानों की जमीन जो है
इन 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 जमीन के इस जमीन के लुटेरों ये राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के से छीन करके अपने किसान भारतीय भाई बहनों को वापस नहीं कराया मोदी ने। और आज उसी हड़पी हुई जमीन की जो इन सबों ने जमीन हड़पी, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने, उसी हड़पी हुई जमीन पर अब विदेशी निवेश हो रहा है सोलर एनर्जी का। और उस सोलर एनर्जी को राजस्थान सरकार खरीदेगी, गुजरात सरकार खरीदेगी बीजेपी की, महाराष्ट्र सरकार भी खरीदेगी। इस तरह से जो है ये धोखा दे रहे हैं जो है मोदी महोदय इन देश के दुश्मन जेएनपीसी वालों को। किस तरह से ये बचाते हैं, यही धोखेबाजी जो है बीजेपी वालों के द्वारा, मोदी के द्वारा, इसकी द्वारा जो है इसकी कीमत देश जो है देश इसकी बहुत भारी कीमत चुका रहा है। तो चर्चा जो उसमें चली थी कि जो इस जेएनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरा करके माने वोट लेती रही और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही। उनके दिमाग में जो इस तरह का भय का वातावरण भर दिया कि इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों बस एक सूत्री कार्यक्रम बीजेपी को हराना है। ऐसे लोकतंत्र वो चल रहा था कि बीजेपी को सिर्फ हराना है। और फिर होड़ लगती थी इन्हीं कांग्रेसियों में, इन्हीं सपाइयों में, बसपाइयों में कि मैं बीजेपी को हराऊंगा, हमको वोट दो। ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे कहने वाले आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र को हत्या क्या कीमा बनाने वाले, लोकतंत्र का कीमा बनाने वाले यही देश विरोधी देश के गद्दार जेएनपीसी वाले हैं। लेकिन धन्य हो मोदी महोदय, आज इन्हीं लोकतंत्र का कीमा बनाने वाले कांग्रेसियों के मुंह से आप कहलवा रहे हैं। खड़गे बोल रहा है, वो बोल रहा है कि लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं। तो इतनी बड़ी अराजकता मोदी महोदय के वक्त में हो रही, जो चाहे वो बोलते रहा। कमल हसन बोल रहा है जो हमारा चोल वंश था, जिसका साम्राज्य मैंने कि भारत के काफी हिस्सों में था, श्रीलंका में था, और जो है वो दक्षिण पूर्व जो एशिया है, जब मलेशिया है, इंडोनेशिया इत्यादि फैला हुआ था, उसको कमल हसन जैसा गद्दार बोला था कि चोल जो है वो हिंदू ही नहीं थे। बताइए, इतना वो हमारे देश से वो सम्मान पाया, पैसा पाया, शोहरत पाई, इज्जत पाई। आज वो अपनी असलियत दिखा गया। देश में नफरत फैलाने वाला एक बहुत घिनौना चरित्र के रूप में कमल हसन जो है। नाथूराम गोडसे के विषय में वैसा ही बोलता है जैसा कि ये कांग्रेसी बोलते हैं, पहला हिंदू आतंकवादी। बताइए, हिंदुओं को आतंकवादी बोलना। लेकिन ये सारी बातें मैं कहूं, समझाऊं, ये उतनी सार्थक नहीं होती हैं जब तक हमारे देश के लोग जागृति न आए इस विषय में कि जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है। क्या आप लोगों को दुख नहीं होता है कि इतनी बड़ी हर तरह से अभिशाप, देश को लूटने वाली भी है, और लूटने की जहां तक बात है तो फिर सवाल आ जाता है मोदी जी के ऊपर। इनको 8.5 साल हो गए ना जेएनपीसी के द्वारा लूटे हुए काले धन पर ये गंडोली मार के बैठ गए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। यही गद्दारी है मोदी जी की भारत के खिलाफ। 2014 में बोल के गए
कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि इसके द्वारा लूट करके जमा किए हुए काले धन को विदेशी बैंकों से लाया जाए तो हमारे हर एक भारतीय भाई बहन के खाते में 15-15 लाख रुपया हो जाएगा। और वो गणना करिए तो निश्चित रूप से जो है 13 लाख करोड़ से लेकर के 14 लाख करोड़ बनता ही है, या 16 ट्रिलियन डॉलर बनता ही है इसकी लूट। लेकिन मोदी महोदय उस समय तो बोल दिए और आज उसी मुद्दे पर गेंडुली मार के बैठे हैं और उनकी गिगी बंद है। तो जितनी गद्दार और लुटेरी जो है ये जेएनपीसी है इस देश की, तो अपराधियों को संरक्षण देने वाला भी उसी तरह अपराधी है। वही गद्दारी जो है वो मोदी जी की भी है कि इस लुटेरी जेएनपीसी का जो है लूटे हुए कालधन को इस तरह से करना और जो है दिखावे के रूप में क्या झूठ बोलते हैं कि उन्होंने जो है उसका नेशनल हेराल्ड का महज 2000 करोड़ का की हेराफेरी, और ये तो कल का न्यूज चल रहा था कि वो उन्होंने जो राजीव गांधी फाउंडेशन का जो है FCRA फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट FCRA से था, उसके तहत वो FCRA वाले जो है वो सुविधा को खत्म कर दिया है। मोदी महोदय से ये सवाल है भारतीय जनता के दल का कि यदि आप राष्ट्रवादी बनते हैं और राष्ट्रवाद की थोड़ी भी गैरत आप में है तो ये राजीव गांधी फाउंडेशन जो 2008 में इस कांग्रेस ने जो समझौता किया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, अब तब इसने $800 मिलियन का वो रिश्वत लिया था। मोदी महोदय यदि आप में थोड़ा उस राष्ट्र और उस अवाम जिसने आपको दो बार लगातार प्रधानमंत्री बनवाया, यदि उसके प्रति कृतज्ञता का या फर्ज का थोड़ी भी गैरत आप में है तो आज तक आपने जांच तक नहीं करवाया कि इन गद्दारों ने, गद्दार राहुल गांधी, गद्दार सोनिया गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके जो अपना जो अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, भारत का बाजार जो है वो दुश्मन चीन के लिए खोल दिया, सीमाओं पर कोई सड़क नहीं वो बनाई और अपने देश के उद्योग धंधों को चौपट कर दिया, तो आपने उसकी जांच करवाई और आपने जांच इसलिए नहीं करवाई, सिर्फ आपका एकमात्र एजेंडा है इस जेएनपीसी को बचाना और उसके पापों को भी ढक रखना। इसीलिए हमारे देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे डोकलाम का मुद्दा ले लीजिए, आज से 4 साल पहले डोकलाम में एक क्षेत्र है भूटान का, तो जैसा कि बताया गया है कि भारत का नक्शा देखिए तो यानी जो रास्ता माने जो बिहार का जो है ना किशनगंज के आगे जब वो यानी रेलवे लाइन जब आगे बढ़ती है और सिलीगुड़ी के बीच में एक ऐसा गलियारा है कि जो कि लगभग 50-60 किलोमीटर लंबा होगा और महज 18 या 20 किलोमीटर ही चौड़ा होगा। यानी कितना खतरनाक, एक ओर से नेपाल है, दूसरी ओर से बांग्लादेश है। तो उसको नक्शे में देखेंगे तो इसी को बोलते हैं मुर्गा या मुर्गी की गर्दन, या अंग्रेजी में चिकन नेक। इस चिकन नेक पर देश के दुश्मन, भारत के दुश्मन, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे जब भारत के बाहर हो, हमेशा नजर इसी पर गड़ी रहती है
कि यदि इस चिकन नेक को काट दिया जाए तो पूरा पूरा पूर्वोत्तर भारत शेष भारत से कट जाएगा। बराबर इस पर नजर रहती है। तो चीन इसी इरादे से वो डोकलाम जो कि क्षेत्र पड़ता है भूटान का, उसमें तमाम बुलडोजर, ड्रेजर, जेसीबी मशीन के साथ पहुंच गया सड़क इत्यादि बनाने के नाम पर। जब खबर मिली तो हमारी सेना भी वहां पर गई, इसलिए कि भूटान की यानी वो रक्षा की जिम्मेदारी जो है भारत सरकार की है। ऐसा भूटान और भारत के बीच में समझौता है। तो भूटान के रक्षा की जिम्मेदारी भारत पर होने के कारण जो है भारत की सेना वहां डोकलाम में गई। उधर से चीन की भी सेना सामने रही और लगभग करीब 2.5 महीने तक जो है दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। तनातनी जैसी स्थिति थी और किसी भी वक्त युद्ध भी छिड़ सकता है दोनों देशों के बीच में, ऐसी भी संभावना थी उस समय। ऐसे नाजुक समय में ये गद्दार राहुल गांधी हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छुपे मिलता है। जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा देखें इस नाजुक दौर में, कब जबकि दुश्मन चीन की सेना और हमारी भारत की सेना आमने सामने डटी हुई थी। युद्ध किसी समय भी छिड़ सकता है, इसकी भी संभावना थी। ऐसे नाजुक दौर में ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छुपे मिलता है। आप ही लोग फैसला करिए कि इस राहुल गांधी से बढ़ करके देश का कौन गद्दार होगा, बताइए ना। और इसमें विशेषता यह थी कि शुरू में यह झूठ भी बोलता रहा कि वो चीन के राजदूत से नहीं मिला है। थोड़ा सा और भी संदर्भ दे दें। इसके अलावा वो काठमांडू में कोई मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी कोई चीन की जो है वो कोई प्रतिनिधि थी, महिला थी, उसके साथ बहुत करीबी दिखाते हुए उसकी फोटो भी दिखती है। तो ये दुश्मनों के साथ हमेशा इसकी साठगांठ रहती है। इस गद्दार जो है इस गद्दार राहुल गांधी की, हमारा देश इसको गद्दार के रूप में देखे, समझे। और बीजेपी की गद्दारी ये है कि देश इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार के रूप में ना समझे। ये गद्दारी है बीजेपी की और मोदी जी की। तो डोकलाम के मुद्दे पर शुरू में झूठ बोलता रहा कि वो नहीं मिला, लेकिन जब काफी उसको घेरा गया, मीडिया ने भी घेरा और लोगों ने भी घेरा, तब जाके कबूला कि नहीं हम मिले थे। मोदी महोदय अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। इस नकली राष्ट्रवादी को आज तक ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि आखिर ये गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से मिलकर के उसने क्या बात की, कौन सी हमारे देश की संवेदनशील सूचनाएं, हमारे सामरिक महत्व की सूचनाएं इसने साझा की। इसकी आवश्यकता हमारे राष्ट्रवादी मोदी महोदय ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी, और वो भी सिर्फ इसलिए गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए। तो हमारे भारतीय भाई बहनों, जो देश के गद्दारों को बचाए वह भी उतना ही बड़ा गद्दार होता है। और सुविधाएं सभी कोविड काल में, जबकि हमारे आम भारतीय भाई बहन
बहनों का विदेश जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और विदेश जाने का बस एकमात्र जरिया था दुबई के जरिए। दुबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके तमाम नखरे थे, मेराबा सर्विस, मेडिकल इंश्योरेंस इत्यादि इत्यादि। लोगों के तमाम टिकट कैंसिल हो रहे थे। लोग मायूस हो करके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लौट भी रहे थे। उसी समय इसको इटली जाना था, इस गद्दार राहुल गांधी को मोदी महोदय ने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए इस गद्दार राहुल गांधी के लिए स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट की व्यवस्था करवाई कि यहाँ से नई दिल्ली से कतर, नई दिल्ली से दुबई, दुबई से कतर, कतर से इटली, इटली में जो मिलान जो जगह है जहाँ इसकी नानी वगैरह रहती। कई से मौके, और शायद कोई वैनिटी कार सो कस्टम से वो क्लियरेंस नहीं हो रहा था। फिर ये मोदी महोदय अपने प्रधानमंत्री कार्यालय को माने उसमें के जरिए जो कोई वैनिटी कार का क्लियरेंस जो है वो कस्टम से करवाया। हर मौके पर इस गद्दार राहुल गांधी को मोदी महोदय ने सहूलियत दे करके देश के खिलाफ गद्दारी की है बराबर। और क्या समझते हैं कि जो ये भारत जोड़ो ये चला रहा है, इसमें मोदी महोदय का हाथ नहीं है। बगैर इनके संरक्षण के जो है वो भारत जोड़ो ये अभियान जो है या इस तरह से अभियान वो कर नहीं सकता। इसमें भी मोदी महोदय का पूरा जो है इसमें हाथ है, समर्थन है। सवाल इस बात का है कि मोदी जी के हाथों में यह देश सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जवान से जरूर कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन इनको साथ जो भी मिला हुआ है देश के गद्दारों का साथ है, जीएनपीसी का साथ है, कम्युनिस्टों का साथ है, सपाइयों का साथ है। देश की जनता को तो ये सिर्फ जो है वो यानी क्या कहते हैं कि भुलवा करके राष्ट्रवाद, सनातन, हिंदुत्व इसके नाम पर वोट ले रहे हैं। अभी भी गुजरात में भी देखिएगा इसी नाम पर। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बीजेपी का वोट खराब हो रहा है, वोट कटुआ वाली बात आ जाएगी। सवाल इस बात का है कि बीजेपी जैसी देश की दुश्मन, और सिर्फ यदि मैं कहूं तो आप हम पर आरोप लगा सकते हैं। ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने ऐसे देश के शत्रुओं की पहचान कर रखी है कि जो कि जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर भारतीय समाज को विखंडित कर रहे हैं। वो देश के अभिशाप हैं। इनको नष्ट में नाबूद करना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो उसी राष्ट्रीय कर्तव्य में भारतीय अवाम ताकत दल लगा हुआ है और देश को पहचान कर रहा है कि ये बहुत खतरनाक किस्म के जो है बीजेपी वाले, क्योंकि देश के दुश्मनों को बचाना है इनको। और कोई पूछ भी सकता है कि भाई ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं बीजेपी वाले मोदी महोदय कि कांग्रेस को ही दिखा करके इनको वोट मिलेगा, कम्युनिस्टों को ही दिखा करके इनको वोट मिलेगा, आम आदमी पार्टी को ही दिखा करके वोट मिलेगा। अन्य देश के दुश्मनों को पालना, उनको दिखाकर वोट लेना, इस साजिश पर चल रही है बीजेपी। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि केजरीवाल कितना बड़ा गद्दार है, इस पर नहीं बोलते बीजेपी वाले,
बोलते क्या है, वो झूठा है, झूठ बोलता है बस। तो एक झूठ बोलने वाला और एक देश का गद्दार, कितना फर्क है। और किस तरह से ये बचाते हैं बीजेपी वाले। शराब का ठेका है, ये नहीं करें कि भाई मदिरा पान शराब जो है इस देश के लिए अभिशाप है, हर सामाजिक बुराई की वो जड़ है। तो वो उस पर भ्रष्टाचार तो जो है सो है, इसका सेवन ही जो है वो जो है वह भारतीय समाज विरोधी है और देश विरोधी है। लेकिन बस इसमें भ्रष्टाचार है तो ये है तो वो है, वो झूठ बोलता है। यदि इस विषय में हमारे दिल्ली वासियों को ये बीजेपी वाले मैंने उनको जागृत करते कि ये केजरीवाल इस देश का गद्दार है। क्यों कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस कन्हैया कुमार का समर्थन करने वाला देश का गद्दार केजरीवाल है। और इसी केजरीवाल ने अपने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, जब ये दोनों आम आदमी पार्टी में थे, इन दोनों को यानी जम्मू कश्मीर पर भारत विरोधी गद्दारी वाला वक्तव्य दिलवाया कि इनकी जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह कराया जाना चाहिए, और यदि वो जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। कितना खतरनाक किस्म का गद्दार है ये केजरीवाल। इस रूप में बीजेपी जो है कदाप इसको जो है पेश नहीं करती है, वो नहीं करती है। तो बीजेपी भी कम गद्दार नहीं है इस देश की। उसी गद्दारी को छिपाने के लिए इसके जो कट्टरवादी और सामंतशाही लोग हैं, जो है वो हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग बस सनातन की रट लगाते हैं। ये देखा गया, ये प्रोग्राम कर रहा था वो अमित देवगन, अमृत महोत्सव सनातन का, ये सनातन का अमृत महोत्सव। उसमें वो अमित देवगन के साथ जो है हिमांशु त्रिवेदी, शादाब चौहान, साजिद रशीदी, कुछ जो है ये वो हिंदू सनातन के तथाकथित धर्मगुरु भी उसमें शामिल थे। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि अमित देवगन इस देश में ये चर्चा चलानी है तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के विषय में चलाओ, ताकि इस देश में देशभक्ति का भाव आए। पंथ ये क्यों, ये पंथ आधारित देश नहीं है, ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। आज जिन सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, चंद्रशेखर आजाद के उनके महात्म्य को, उनके महत्व को दबा करके रखी हुई है जेएनपीसी जो है, और ये बीजेपी भी उसी प्रकार दबा के उसी पर उनको दबा के रखी हुई है। लेकिन देश को जरूरत है कि इनके योगदान को, इनके महत्व से हमारा देश जो है परिचित हो, देशभक्ति का भाव आए, अवाम परिस्थिति का भाव आए। तो वो न करके जो है ये सब चला रहे हैं, वो सनातन। यह अमित देवगन जैसे गद्दार पत्रकारों को जानना चाहिए कि सनातन तभी बच सकता है जबकि हमारा देश बचेगा। सनातन का नाम लेकर के जो है इस देश को कमजोर करना, इस देश की बुनियाद को की जड़ों को कमजोर करना जो है इस देश को मंजूर नहीं है। और अमित देवगन जैसे अब गद्दार कहा जाएगा, निश्चित गद्दार कहा जाएगा कि जब वो इसी की बिरादरी का, अमित देवगन की बिरादरी का एक सदस्य जो है, एक पत्रकार, वो किशोर अजवानी, उस कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाया, जो कि
सरेआम कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े हो कि भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इस अमित देवगन का ये फर्ज बनता था कि इसके विषय में सालों भर चर्चा चला था कि इस गद्दार की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की भारत तेरे टुकड़े होंगे। अमीश देवगन जैसे लोग हमेशा सनातन के रूप में जो है लोगों को दिमाग में भर देने के कारण ही आज देश के प्रति संवेदना लगभग वो समाप्त हो गई है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस पर न कोई रोष है, न कोई सरतन से सरतन से जुदा वाली बात नहीं है। नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई जो है वो जनमत संग्रह भी नहीं है। क्यों कि देश के प्रति संवेदना लगभग इन ताकतों ने और खास करके अमीश देवगन जैसे गद्दार वो पत्रकारों ने देश को जरूरत है कि देशभक्तों की चर्चा की जाए, सुभाष चंद्र बोस की चर्चा की जाए, भगत सिंह की चर्चा की जाए, भगत और चंद्रशेखर आजाद की चर्चा की जाए, अशफाक उल्लाह की चर्चा की जाएगी। सनातन एक आस्था है, वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत रूप में निभाइए। बाकी जो है सनातन हो चाहे इस्लाम हो, जब उसके जो ठेकेदार जो पहुंच जाते हैं, चाहे शादी वो रसीदी हो चाहे और भी ठेकेदार, समस्या उनसे होती है। तो अमीश देवगन जैसे गद्दार पत्रकार जो है इस देश को कमजोर करने के लिए जो है कभी भी सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा नहीं करवाएंगे, भगत सिंह पर नहीं करवाएंगे, अशफाक उल्लाह पर नहीं करवाएंगे, खुदीराम बोस पर नहीं करवाएंगे। सिर्फ सनातन और इतनी भी बात उसको नहीं मालूम है कि यह देश हमारा धर्म आधारित नहीं है। यहाँ सिर्फ चलेगा तो सिर्फ संविधान ही चलेगा, सनातन नहीं चलेगा, सिर्फ भारत का संविधान। न तो सनातन चलेगा, न तो इस्लाम चलेगा, न तो कुरान चलेगा, न तो मनुस्मृति चलेगी, सिर्फ भारत का संविधान। ये सभी अपने भारतीय भाई बहन भी जान लें और गद्दार पत्रकार जो है अमीश देवगन भी जान ले। तो इसलिए संविधान का महत्व, सुभाष चंद्र बोस जी का महत्व और भगत सिंह जी का महत्व, अशफाक उल्लाह जी का महत्व, चंद्रशेखर आजाद जी का महत्व, खुदीराम बोस जी के महत्व को कराने की जरूरत है। गद्दार अमीश देवगन एक गद्दारी तो वो कर गया, किशोर अजवानी, और दूसरी जो है तुम्हारे ऐसे गद्दार ही जो है किस पर चर्चा करानी चाहिए और क्या जो है वो और किसका भाव किस तरह की भावना का प्रसार होना चाहिए, उसको दबा करके फिर यही वो सनातन कह रहे हो तुम। और सभी को जानना जरूरी है कि हमारे देश से बड़ा सनातन नहीं है, हमारा देश से बड़ा इस्लाम नहीं है। तमाम ये सब चले आते हैं ना। वो कई बार पत्रकार पूछते हैं कुछ ऐसे तत्वों से, भाई बोलिए आपके सामने देश है, आपके सामने और आपका इस्लाम है, किसको आप पहले मानते हैं? वो उन कट्टरवादी तत्वों से बुलवाते हैं कि तो वो बोलता है कि नहीं भाई मेरे लिए तो इस्लाम बड़ा है। भारतीय जनता दल तो ये कहता है कि जो कोई भी कहे कि मेरे लिए जो है सनातन जो है देश से बड़ा है, मेरे लिए इस्लाम जो है देश से बड़ा है, ऐसे तत्वों को पीठ पर लात मार करके बाहर कर देने की आवश्यकता है। सीधे इस देश में महत्व अपने अवाम का है, देश का है। आस्था आपकी व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत के रूप में निभाइए। देश को एक संविधान आधारित इकाई के रूप में विकसित होना है और देशवासियों को
देशवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में, ना तो हिंदू के रूप में, ना तो मुस्लिम के रूप में। तभी यह देश बच पाएगा। इन देश के दुश्मन चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे आरएसएस वाले हों, चाहे एनपीसी वाले हों, न तो इस देश को भारत राष्ट्र माने संविधान आधारित भारत राष्ट्र के रूप में विकसित होना देना चाहते हैं, न तो अपने देशवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में विकसित होने देना चाहते हैं। सिर्फ इनको उनको हिंदू सिर्फ इनको हिंदू बना करके रखना चाहते हैं, उनको मुस्लिम बना के रखना चाहते हैं, और फर्दर डाउनग्रेड कि किसी को ठाकुर बना करके रखना चाहते हैं, किसी को ब्राह्मण बना के रखना चाहते हैं, किसी को राजभर बना के रखना चाहते हैं, टुकड़ों में। यही तो है देश के दुश्मन, यही है देश के दुश्मन, ये बीजेपी वाले। ये देश को वो चलाएंगे। अभी अब क्या है कि जो मानसिकता काम करती है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में, कि भाई उनको इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से वोट नहीं मिलता, तो फिर वही जातिवाद का जहर बो रहे हैं। हमारे इस्लाम यानी जिस जातिवाद से हमारा यह देश झुलस रहा है, हमारा जो है वो हिंदू सनातन भी उसका वो शिकार है। जिस जातिवाद का हमारा हिंदू सनातन भी शिकार है, उससे बड़ा शिकार हमारा देश शिकार है। वही जातिवाद अब ये बीजेपी कर रही है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में, जातिवाद फैला करके। सुना है कि उसके कई नेता होता जो है वो पसंदा, हो सकता है कि हमको वो उपयुक्त नाम नहीं क्या है ना, या पसमानदा जो हमारे इस्लाम आस्था वाले, उनका अलग सम्मेलन करवा रहे हैं बीजेपी वाले वोट के लिए। तो ये घोर जातिवादी भी हैं। जो भी जातिवादी हो, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे समाजवादी वाले हो, चाहे आरजेडी वाले हो, वह इस देश के दुश्मन है। इसीलिए तो भगत सिंह ने भी कहा है, और उन्हीं के आज्ञा के पालन में भारतीय अवाम ताकत दल भी कह रहा है कि बीजेपी वाले इस देश के शत्रु हैं। राष्ट्रवाद होना तो बहुत दूर की बात है, घोर जातिवादी भी हैं। यही तो निषाद सम्मेलन करवाएंगे, ब्राह्मण सम्मेलन करवाएंगे, गुर्जर सम्मेलन करवाएंगे, घोर जातिवादी। तो भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों को जागरूक कर रहा है। ये सारी दीवारों को तोड़ना है, और ये सारे तत्वों के मंसूबों को भी कुचलना है, जो कि नाम तो लेते हैं राष्ट्रवाद का, मुखौटा लगाते हैं राष्ट्रवाद का, लेकिन घटिया स्तर का जो है वो जातिवाद भी चलाएंगे, और घटिया स्तर का जो है वो सांप्रदायिकता भी लाएंगे। तमाम बात चल रही है उस मंच पर कि भाई इस देश में नफरत फैल रही है। हालांकि ऐसा करने वाले जो मैंने थोड़ा सा अधूरी बात कर रहे थे, नफरत सिर्फ 2008 से ही, सॉरी 2014 से फैल रही, ऐसी बात नहीं है। नफरत तो जब से जेएनपीसी आ रही है, उसने नफरत ही फैलाया है। और एक बात और देखिए, आज ये एपिसोड भाई वो लंबा ना होने पाए, तो मैं इसको 1 घंटे का ही रखूंगा, 1 घंटा 1 मिनट कि एक बात और, सेकुलरिज्म बोलते हैं। सेकुलर शब्द जो है ये हमारे देश का है ही नहीं, यह विदेश से आयातित इंपोर्टेड शब्द है। यह सेकुलर शब्द जो है उस गद्दार इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान के प्रस्तावना में यानी धोखाधड़ी से, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कैसे कि जो है एक बंधक बनाई गई हुई संसद के द्वारा उसने जो है वो पारित करवाया। बंधक कैसे कि जिसमें अपोजिशन हो ही ना,
सारे इमरजेंसी के दौरान सारे अपोजिशन के लीडर जो है, नेता जो है, वो जेलों में बंद थे। इस प्रकार जो है वो संसद जो है वो उस संसद को बंधक बना करके इसने जो है सेकुलर शब्द को भारत के संविधान के प्रस्तावना में इसने डलवाया। तो सेकुलर शब्द और जिसका कि बराबर लेते हैं सेकुलर, ये सेकुलर शब्द ही इस देश के लिए अभिशाप है, शब्द इटसेल्फ। तो यदि ये राष्ट्रवादी बनते हैं तो जिस तरह से उसने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके, संवैधानिक छल करके डलवाया था, तो मोदी महोदय की ड्यूटी बनती थी कि इस सेकुलर शब्द जो कि एक फ्रॉडुलेंट तरीके से इसमें डलवाया था, इसको स्क्रैप करवाते, इसको बाहर करवाते। हमारा देश जो है सर्वपंथ संभाव का देश है। तो जो गद्दार इंदिरा गांधी कर गई उसी का अनुसरण भी करते हैं ये बीजेपी वाले, और बराबर सेकुलर। भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है कि सेकुलर को बिल्कुल स्क्रैप, सेकुलर शब्द की आवश्यकता ही नहीं है। सभी पंथों का आदर हो समान रूप से, और सभी पंथ बराबर है इसी भावना से। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।